हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और जैसा कि आप लोगों ने सारी चीजें रिवाइज कर ली थी आइसोमेरिज्म की, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। स्वागत है सभी लोगों का लेक्चर नंबर 4 में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा स्यूडो कायरल कार्बन। ध्यान से देखिएगा। स्यूडो कायरल कार्बन की अगर हम बात करें, स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है, और यूजुअली तुम्हें यहां कार्बन मिलेगा। तो क्या कंडीशन चेक करनी है? sp3 एटम होगा जो कि अटैच होगा किससे? दो डिफरेंट ग्रुप से। तो एक sp3 एटम तुम पकड़ लो जो दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है कार्बन, दो डिफरेंट ग्रुप, मैंने एक H लगा दिया और एक क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब बाकी दो ग्रुप क्या बोल रहे हैं देखो, अदर टू ग्रुप्स आर सेम बट एग्जिबिट GI और हैव कायरल कार्बन्स। ध्यान से सुनना, दो ग्रुप मैंने लगा दिए बेटा डिफरेंट, एक लगा दिया H और एक लगा दिया OH, ठीक है। और बाकी जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम होंगे और GI एग्जिबिट कर रहे होंगे या उनके पास कायरल सेंटर होगा। तो मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा, एक जिसमें GI एग्जिबिशन हो रहा होगा और एक जिसमें कायरल सेंटर होंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं यहां पर एक ग्रुप ये लगा दूं और एक ग्रुप ये लगा दूं, ध्यान से देखना, तो देखो जरा, दो ग्रुप डिफरेंट है। कौन कौन से? ये वाले। और अदर टू ग्रुप जो है वो सेम है, ये वाला और ये वाला। लेकिन एक खास बात है इसमें। क्या खास बात है? ये GI एग्जिबिट कर रहा है। ये क्या एग्जिबिट कर रहा है? GI। तो ये स्यूडो कायरल है। सर स्यूडो का क्या मतलब है? ये कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि ये क्या है। अगर ये तुम्हारा सिस हुआ और ये तुम्हारा सिस हुआ तो अब ये दोनों ग्रुप सेम माने जाएंगे, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिस हुआ और ये ट्रांस हुआ तो अब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट माने जाएंगे। ये वाला और ये वाला ग्रुप डिफरेंट माना जाएगा और अब ये कायरल हो जाएगा। तो ये सिस होगा तो ए कायरल होगा। ये वाला कार्बन क्या होगा? ए कायरल। लेकिन अगर एक से एक ट्रांस हो गया तो ये कायरल हो जाएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला ट्रांस हो जाए, ये सिस हो जाए तो कायरल हो जाएगा, और दोनों ट्रांस हो जाए, दोनों ट्रांस हो जाए तो ए कायरल हो जाएगा, है ना। ये ट्रांस ले सकते हो, ये सिस ले लोगे तो ये कायरल हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको कि इन ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा कि ये वाला कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर ये दोनों ग्रुप सिस तो ए कायरल, ट्रांस तो ए कायरल, एक सिस एक ट्रांस तो कायरल। मतलब इस कार्बन की सिचुएशन जिंदगी में बहुत डाइसी है कि हम कायरल हैं भी कि नहीं है। इसलिए तो बोला गया कि स्यूडो कायरल है, ठीक है। और स्यूडो कायरल को हम डबल स्टार से दिखाते हैं, है ना। स्यूडो कायरल को रिप्रेजेंटेशन डबल स्टार से करते हैं। समझ गए बात को? तो ये होता है स्यूडो कायरल कार्बन। अब इसमें मैंने आपको ये केस बताया है कि GI एग्जिबिट करने वाला। दूसरा बताता हूं कि जिसके पास कायरल कार्बन होते हैं वो भी स्यूडो कायरल रखता है। कैसे? अगली वाली स्लाइड में। पहले इसको पॉज करके नोट करो, पॉज करो, नोट करो, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं दूसरी वाली सिचुएशन आपको बता रहा हूं। कैसी? दो ग्रुप डिफरेंट और बाकी दोनों ग्रुप क्या है? सेम, और कायरल कार्बन हो इनके पास। देखो जरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला और ये वाला क्या है? डिफरेंट है, और बाकी ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, और इनके पास क्या है? कायरल सेंटर है, मतलब कायरल कार्बन है। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? स्यूडो कायरल हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा? स्यूडो कायरल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कहानी है, समझ गया ना? क्लियर? कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट,
बाकी दोनों ग्रुप सेम और उनके पास कायरल सेंटर है। बाकी दोनों ग्रुप सेम और उनके पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। समझ गए? चलो भाई, अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आप बताना सीडो कायरल है कि नहीं। सीडो कायरल का शॉर्ट फॉर्म होता है पीएससी। ठीक है, सीडो कायरल का शॉर्ट फॉर्म पीएससी होता है। सीडो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट और नॉट। पीएससी है कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, पहला बताओ जरा इसको चेक करके, क्या इसमें पीएससी है? दूसरा, क्या इसमें पीएससी है? बताओ, ये दोनों चेक कर लो, पॉज करो, चेक करो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस कार्बन पर H और Cl डिफरेंट है। जी सर, बाकी दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, और इनके पास क्या है? कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डबल स्टार यानी कि पीएससी। देखो ये दोनों ग्रुप सेम है और कायरल कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? पीएससी, बीच वाला। इधर आना जरा, अगर मैं बीच वाला देखूं, H और Br डिफरेंट है, लेकिन गौर से देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों डिफरेंट है। देखो ना, यहां Br लगा है, यहां Cl लगा है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये पीएससी नहीं होगा, लेकिन ये कायरल तो हो जाएगा ना, क्यों? ग्रुप ही डिफरेंट है। तो ये कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। देखो, तो इसके पास कायरल कार्बन है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है। ये दोनों सेम होते तब तुम पीएससी बोलते ना। अगर मैं यहां Cl कर देता, यहां तो Cl था ही बचपन से, तब ये पीएससी हो जाता बीच वाला, या मैं यहां Br कर देता। समझे? ये कहानी है। पॉज करो, नोट करो। तो बस तुम कंडीशन ध्यान रखो, पीएससी के लिए क्या कंडीशन है। एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसपे दो ग्रुप डिफरेंट, बाकी दोनों ग्रुप सेम, और वो जो सेम वाले ग्रुप हैं वो या तो जीआई एग्जिबिट कर रहे होंगे, और जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहे होंगे तो उनके पास कायरल कार्बन होगा। समझ रहे हो? नोट कर लो बात करके। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएस नोमेनक्लेचर। ध्यान से देखिएगा, आरएस नोमेनक्लेचर में आर क्या होता है? इसको बोलते हैं रेक्टस, मतलब क्लॉकवाइज, और एस को बोलते हैं सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रेक्टस होता है, एक सिनिस्टर होता है। कब हम यूज करते हैं इनको? हम यूज करते हैं कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, ताकि हमें फैमिलीज पता चल जाए कि अच्छा ये कंपाउंड आर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये वाले एस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फिर उनमें हम आपस में रिलेशन बताएंगे। रिलेशन की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम आरएस निकालना तो सीख ले बेटा, है ना। तो आरएस कैसे सीखेंगे हम? पहला केस है, केस 1, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आइए जरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। ये जो सेंटर पर कट पॉइंट है इसको कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल। मतलब फिशर प्रोजेक्शन में डॉट जो होता है वो कायरल कार्बन होता है। ठीक है, 2 होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, और 2 होते हैं इसमें वर्टिकल बॉन्ड। दो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं, 2 वर्टिकल, 4 बॉन्ड हो गए, और डॉट वाले को कायरल कार्बन।
इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो हम क्या सीखेंगे, पहले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आरएस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करता हूं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आरएस कैसे निकाला जाता है, लिख लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चले आगे। चलो बहुत बढ़िया। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कैसे निकालना है तुम्हें, इसमें भी दो केस हैं। केस वन, क्या हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई कायरल कार्बन होगा, मैं लगाऊंगा सीआईपी रूल। क्या लगाऊंगा, सीआईपी रूल, जो तुम्हें मैंने जेडई में सिखाया था। यस सर, वही वाला एटॉमिक नंबर वाला। हाँ, तो हम सीआईपी रूल लगाएंगे और ये चेक करेंगे इफ नंबर 4 इज ऑन वर्टिकल पोजीशन। अगर नंबर 4 तुम्हारा वर्टिकल पोजीशन पर हुआ, वर्टिकल पोजीशन पर हुआ, तो जो तुम्हारा आंसर है वही रहेगा। सर एक एग्जांपल से समझा देते तो मजा आ जाता। आओ जरा, यहां लगा दिया मैंने H, यहां OH, यहां Cl और यहां लगा दिया CH3। ध्यान से देखना, मुझे इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि R है कि S है, R फैमिली से बिलोंग कर रहा है या S से। कैसे करेंगे, आओ। इस पॉइंट से इस कायरल कार्बन से हर जगह जाएंगे। क्या मिला, ऑक्सीजन। क्या मिला, हाइड्रोजन। क्या मिला, कार्बन। क्या मिला, क्लोरीन। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, एटॉमिक नंबर से करा लेंगे। देखो, Cl को 1 देंगे, ऑक्सीजन को 2 देंगे, कार्बन को 3 देंगे और हाइड्रोजन को 4 देंगे, ठीक। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ से चलना है। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ से ऐसे चलूंगा मैं। देखो देखो, 1 से 2 जल्दी कहां मिल रहा है, इधर। अगर मैं इधर से जाता तो बहुत देर में मिलता। 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ। अगर 1 से 2 वाला सेम रहता तो हम कहां चलते, 2 से 3 शॉर्टेस्ट देखते, स्टेप बाय स्टेप। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाना है। तो 1 से 2 चलूंगा तो ये क्या जा रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा आंसर, S। तो जो तुम्हारा आंसर है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब 4 वाला वर्टिकल पोजीशन पर है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी, देखो 4 ग्रुप होंगे तो 1 2 3 4 में लोएस्ट 4 ही रहेगा, है ना। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर तुम्हारा 4 नंबर पर है, 4 नंबर ही रहेगा वैसे भी, 4 नंबर पर है और वो वर्टिकल पर है, वर्टिकल पर है, तो आंसर जो है वही रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आया, आंसर रिमेन सेम, ठीक है। क्लियर है एकदम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब 4 वाला तुम्हारा कहां आया, वर्टिकल पर, ठीक है। एक सवाल करके बता दो मुझे यहीं पर। यहां लगा दिया मैंने NH2, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया मैंने Br, ठीक है। और एक काम करो, यहां H लगा लो, यहां NH2 लगा लो। चलो ये सवाल करके बताओ, आप बताओ R है कि S है। प्रायोरिटी से आंसर कर देंगे। पॉज करो, ट्राई करो, करो पॉज करो बेटा, है ना। ट्राई कर लिया, अब देखना जरा, इनमें Br आ रहा है, H आ रहा है, N आ रहा है, C आ रहा है। Br को नंबर 1 देंगे, N को नंबर 2, कार्बन आएगा 3 और हाइड्रोजन 4 पर। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो 1 से 2 जाओगे तो 1 से 2 ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, बराबर डिस्टेंस मिलेगी। 1 से 2 चाहे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बराबर डिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर तुम 2 से 3 सोचोगे तो जब यहां से जाओगे ना तो 2 से 3 तुम्हें तुरंत मिल जाएगा फट से। जबकि तुम अगर ऊपर से आए तो 2 से 3 जाने के लिए फिर लंबा पाथ लेना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, देखो जरा गौर से देखो। शॉर्टेस्ट पाथ है आपका 1 से जाना है 2 और 2 से तुरंत 3। अगर इधर से जाते तो लंबा पड़ता, 1 से 2 तो बराबर था लेकिन 2 से 3 लंबा पड़ता। शॉर्टेस्ट पाथ अपनाना है। तो ऐसे जाने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये क्या है, 4 है,
ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा। मतलब इसका आंसर जो आया वही रहेगा, आंसर जो आया वही रहेगा, एस ही रहेगा। क्लियर है एकदम, समझ गया बात को? डन। चलो बहुत बढ़िया, पॉज करके नोट करो, फिर मैं अगला केस बताता हूं। ठीक है, हो गया? चलो नेक्स्ट केस देखना जरा, केस 2। केस 2 क्या कहता है? इफ लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सा था? 4 नंबर। इफ नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, देन मेक अ स्विच इन आंसर। आंसर में स्विच कर देंगे, मतलब जो भी आ रहा है उसको पलट दो, जो भी आ रहा है उसको पलट दो। कैसे? आइए जरा समझाते ना आपको। क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखना। यहां H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां I लगा दिया, और यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, अब मुझे यहां नंबरिंग करनी है। कैसे करेंगे? CIP रूल। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा एटॉमिक नंबर से, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ। एक काम करो, इसको यहां बना लेता हूं, 1 2 3 4। शॉर्टेस्ट पाथ जाओगे, ऐसे जाओगे। क्या आ रहा है? R। अब आपने देखा 4 वाला कहां है? हॉरिजॉन्टल पर, तो R का आंसर पलट के S कर देंगे। जो भी आंसर आया उसको पलट देना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? S। अगर 4 वाला वर्टिकल पे है तो स्विच नहीं करना, आंसर में जो आया वो सही है। लेकिन अगर 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर आया तो जो आपका आंसर आया बेटा उसको पलट देना, सही आंसर वही रहेगा, पलटने वाला। ठीक है, एक सवाल करके बताओगे? ट्राई करो जरा एक बार। चलो इसका बताओ, आर है कि एस है? कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका आंसर आर आएगा या एस आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो सोचो, पॉज करो, ट्राई। देखना जरा, इनमें ये 1 आएगा भाई, BR आ रहा है। अब यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती सिंगल से, अगर सेम एटम इन्वॉल्व हो रहे हो तो। और हाइड्रोजन तो बेचारा हमेशा 4 आना है ना। ठीक, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? S। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? S। लेकिन इसको स्विच करना है, आर आ जाएगा आंसर। स्विच कर दोगे तो आर आ जाएगा ना। क्यों? 4 वाला कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका आंसर क्या आ गया? आर आ जाएगा ना। सिंपल सा एकदम, है ना। चलो पॉज करो, नोट करो आंसर, फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो इस तरीके से तुम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आरएस निकालते हो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इस तरीके से आप आरएस निकालते हो। अब यही चीज हम डैश वेज में भी सीखेंगे। वो जो डैश डार्क वाला होता था ना, सॉलिड वेज डैश वेज वाला, वही है ना। तो पहले आपने ये नोट कर ही लिया था, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला केस हो गया आपका इन फिशर प्रोजेक्शन, वर्टिकल पे स्विच नहीं करना, हॉरिजॉन्टल पर आंसर में स्विच करना है। ठीक है, अब देखो जरा, अब हम केस 2 में आरएस सीख रहे हैं। केस 2 में हम आरएस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए जरा, इफ, सॉरी केस 2 पहले तो वो लिख लूं मैं, इन डैश वेज, इन डैश वेज फॉर्मूला, डैश वेज फॉर्मूले में हम सीखेंगे, और उसका भी केस 1। इफ नंबर 4
या लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन डैश, नो स्विच इन आंसर। आंसर में कोई स्विच नहीं, आंसर रिमेन सेम। देखें जरा, देखें तो, ऐसा ऐसा, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, 1 वाले की है ना, मतलब बी आर वाले की। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे जाओगे। क्या रहा ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस। तो जो आंसर है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। सिंपल है एकदम। एक सवाल आप करके बताओ। चलिए करिए जरा फटाफट से, बताइए क्या आंसर आएगा। पॉज करिए, ट्राई करिए। नंबर 4 वाला अगर डैश पर है तो कोई स्विच नहीं करना, नो स्विच इन आंसर, आंसर वही रहेगा। पॉज किया, ट्राई किया, आगे बढ़े। आइए जरा, आइए जरा। अगर मैं इनमें सोचूं तो बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन में फ्लोरीन को 1 देंगे, ऑक्सीजन को 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। सही है। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ बता दो। 1 से 2, 2 से 3 यही जाएगा। क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आर। तो आंसर में कोई स्विच नहीं करना। क्यों? 4 वाला डैश पर है, 4 वाला डैश पर है, कोई स्विच नहीं। जो आंसर है वही रहेगा, जो आंसर है वही रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो पॉज करके। पॉज, नोट, डन, आगे बढ़े बेटा। चलो आओ, अगला देखना जरा। केस 2, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी या नंबर 4 इज ऑन सॉलिड, देन मेक अ स्विच इन आंसर। आंसर में स्विच कर देना, जो भी आपका आंसर आए उसको स्विच कर देना। ठीक है, आइए जरा। एच, बी आर, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। चलो भाई, इसका निकालना है, सीख लो एक जरा, यहां से चेक करना। बी आर को 1 और आइसोटोप में मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ देखना है तो 1 से 2 ये मिल गया शॉर्टेस्ट। डैश में 1 से 2 ही मिल जाएगा, है ना, उससे बदल जाएगा। 1 से 2 शॉर्टेस्ट। क्या है ये? एस, एंटी क्लॉकवाइज है ना। लेकिन 4 वाला सॉलिड पर है तो इसको स्विच करके क्या कर देंगे बेटा, आर। आंसर पलट देना, मेक अ स्विच इन आंसर। क्लियर है एकदम? क्या बात है, एक सवाल बता दो फिर इसी बात पे। एच, सी एच ओ, CH2OH, CH3। बताएं जरा क्या आ रहा है, आर या एस? सॉल्व करो जरा पॉज करके, क्या लग रहा है? हो गया? चलो 1 2 3 4 खेल लेते हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? CHO वाले की। क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे जाओगे भाई। 1 से 2, 2 से 3। क्या आंसर आ रहा है? क्या है ये? क्लॉकवाइज आ रहेगा, लेकिन स्विच करके एस दे देंगे। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको पलट देना, बस आंसर को पलट देना, आंसर को पलट देना बस। ठीक है, समझ गए बात को? नोट कर लो। डन, चलें आगे। हो गया होगा, वेरी गुड। केस 3,
थर्ड केस देखिएगा, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी या नंबर 4 इज ऑन लाइन, लाइन पर है, देन मेक इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस। क्या मतलब हुआ सर इसका, समझना जरा बात को, ध्यान समझना जरा। यहां OH लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां D और यहां H लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने नंबरिंग करी, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। अब 4 वाला लाइन पर है, लाइन पर है, लाइन पर देखो 4 वाला लाइन पर है, तो तुम्हें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने हैं। इंटरचेंज कैसे, देखो H को पकड़ो और Br को पकड़ो, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, इंटरचेंज कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 वाले को डैश पर ला रहे हैं, और 4 वाला डैश पर आ जाएगा तो हमारा आंसर बाद में स्विच नहीं करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली हम केस 3 को केस 1 में ला रहे हैं, केस 3 को केस 1 में ला रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, और अगर मैंने ये कर दिया तो ये भी करना पड़ेगा, इवन इंटरचेंज करना है। मैं इसको एक इंटरचेंज बोलूंगा, मैं H को उठा के Br की जगह, Br को उठा के H की जगह रख रहा हूं, ये एक इंटरचेंज है। इसी तरीके से मुझे एक और करना पड़ेगा, तो मैंने इन दोनों को कर दिया तो इन दोनों को कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये हमारे तरीके हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया गया है इन सवालों को, RS निकालने वालों को। हमारा ये तरीका, हम ऐसे फॉलो करते हैं, हमारा आंसर सही आता है। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप वो लगा सकते हैं। मैं अपना तरीका सिखा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो केसेस वाइज बना के बता दिया मैंने कब क्या करना है, ठीक है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि फिक्स रूल है किसी ने बनाए हैं, नहीं, मैं ऐसे फॉलो करता हूं, हो सकता है कोई ना करता हो ऐसे, आप किसी और तरीके से करते हो, है ना। चलिए आइए जरा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, H और Br मैंने इंटरचेंज कर दिए और OH और D कर दिए। अब आप आंसर निकाल लो, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। देखो Br 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 1 से 2, 2 से 3 क्या जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है S, भाई इस कार्बन पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो ना, क्या है S, बस आंसर आ गया, आ गया आंसर। इंटरचेंज करके हम 3 वाले केस नंबर 3 को केस नंबर 1 बना रहे हैं और वहां से आंसर आ रहा है हमारा, है ना। एक सवाल करके बताना, चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग, पॉज करके ट्राई करेंगे, पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, आंसर आना चाहिए, करिए, बोले क्या लग रहा है, हो गया होगा। देखें जरा ध्यान से, H वाला लाइन पर है, पहले आप प्रायोरिटी सेट कर लो। ये 1 आएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन 2, कार्बन के बाद हाइड्रोजन 3 और ये 4। अब हमें क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को स्विच करना है, और इस वाले को और इस वाले को स्विच करना है, मतलब इंटरचेंज करना है। भाई इवन करना है, एक ही एक, 2 इंटरचेंज हो गए, तो क्या आएगा देखना जरा। इन दोनों को किया तो यहां CH3 और यहां OCH3, और इन दोनों को किया तो यहां CH2OH और यहां H, ऐसा दिखेगा। क्लियर, नंबरिंग कर लें, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। देखो 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे जाओगे, क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, S आंसर वही रहेगा, क्यों 4 वाला डैश पर है, समझे।
तो आपने इन दोनों को कर दिया था, ऐसा दिखेगा, इन दोनों को कर दो ऐसा दिखेगा। समझ गया ना, ऐसा होता है। पॉज करके नोट कर लो। तो ये हमारे केसेस थे, 2 केसेस हमारे थे फिशर में, और उसके बाद 3 केसेस थे हमारे डैश वेज में। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लिया। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं क्या कहानी थी। आरएस नॉमेनक्लेचर हम फिशर प्रोजेक्शन में निकालते हैं और डैश वेज में निकालते हैं। फिशर में हमें क्या चेक करना है, 4 वाला अगर हॉरिजॉन्टल पे तो स्विच करना है आंसर को, वर्टिकल पे कोई स्विच नहीं करना। डैश वेज में चलेंगे, 4 वाला डैश पर है तो स्विच नहीं करना, जो आंसर वही रहेगा। सॉलिड पर है तो स्विच कर देना, आंसर पलट देना। अगर लाइन पर है तो 2 इंटरचेंज कर देना। इवन इंटरचेंज करने पर कंपाउंड वही रहता, चेंज नहीं होता। तो 2 इंटरचेंज करने पर कंपाउंड वही बन जाएगा, और जो आपका आंसर आ रहा है वही करो। ठीक है? और 4 वाले को ट्राई करो डैश पे लाने की, मैं वही कर रहा हूं। देखो 4 नंबर वाला लाइन पे है ना, तो 4 नंबर वाले को डैश पर ले आओ, और फिर आंसर जो निकालोगे वो आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। डन। तो ये कहानी थी आरएस नॉमेनक्लेचर, आप सीख चुके हो कहां कहां, फिशर में और डैश बेज में। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर चलते हैं। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, अभी तक की कहानी जो थी वो हम बेसिक टर्म डिस्कस कर रहे थे अपने। अब हम चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और उसके बारे में समझोगे तो एक पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, एकदम बेसिक यही है। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये समझ लिया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब हर डायरेक्शन में फैलने वाली। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है, जो हर डायरेक्शन में फैलती है। ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में फैलती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट। जो हर डायरेक्शन में फैलती है। ठीक है, जैसे लाइट सोर्स हो गया, कोई बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, जो हर डायरेक्शन में जा रही है ना। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, ठीक है, जब हमने इसको पास किया निकोल प्रिज्म से, तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लेन पोलराइज लाइट में। किसमें? प्लेन पोलराइज लाइट। सर ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जो एक ही डायरेक्शन में फैलती है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, एक ही डायरेक्शन में फैलती है, जो हर डायरेक्शन में नहीं जाती, जो एक ही डायरेक्शन में फैलती है, उसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। तो जब तुमने ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में फैल रही थी उसको निकोल प्रिज्म से पास किया तो वो पीपीएल बन गई। जैसे जो ऑर्डिनरी थी वो हर तरफ फैल रही है, पीपीएल को आप एक तरीके से समझने के लिए लेजर की तरह समझ लो, लेजर की तरह जो एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो एक ही डायरेक्शन में इसके रोटेशन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ट्यूब होता है, ट्यूब जिसको पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं ना, एक हमारे पास ट्यूब होता है, ध्यान सुनना। एक ट्यूब होता है हमारे पास, और इस ट्यूब में ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भर देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भर देते हैं। इस ट्यूब की कुछ लेंथ होती है डेसीमीटर में, ठीक है, डेसीमीटर में इसकी कुछ लेंथ होती है, और जो सॉल्यूशन भरा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी,
1 ml इज इक्वल टू 1 cc होता है, ठीक है। तो ग्राम पर ml या ग्राम पर cc में इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है और इसकी कुछ लेंथ होती है। अब जैसे ही तुमने इस लाइट को पास किया, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से इस लाइट को तुमने पास किया, तो यहां 3 चॉइस हो सकती है। या तो ये लाइट ना घूमे, अगर लाइट नहीं घूम रही है तो एक चॉइस है, अगर ये लाइट घूमे तो क्लॉकवाइज घूमे, दूसरी चॉइस, अगर घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ये कैसे पता चलेगा? यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा, इस जगह पर यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा, यहां से देख रहा होगा, ये इस डायरेक्शन से देख रहा होगा और उसको पता चल जाएगा कि अच्छा लाइट घूम रही है या नहीं घूम रही है ना। क्लियर? तो क्या कहानी यहां के बाद बनती है? यहां के बाद ये कहानी बनती है कि, ध्यान से देखना, यहां के बाद आपकी ये कहानी बनती है कि इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, अगर पीपीएल नहीं घूम रही तो इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अगर पीपीएल घूम ही नहीं रही है तो, अगर पीपीएल घूम रही है, इफ पीपीएल रोटेट्स, तो दो चॉइस है तुम्हारी, दो चॉइस है तुम्हारी। क्या? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पीपीएल रोटेट हो रही है तो या तो वो क्लॉकवाइज में घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी। अगर वो क्लॉकवाइज में घूम रही है तो हम बोल देते हैं कंपाउंड, क्लॉकवाइज में घूम रही है तो कंपाउंड को बोल देते हैं प्लस और एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस। क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है ना, तो वहां पर उसको रीडिंग एक बनी होती है, रीडिंग से पता चलता था अच्छा +30 क्लॉकवाइज या -30 एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो अगर प्लस में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, माइनस में एंटी क्लॉकवाइज। प्लस वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोल देते हैं। और माइनस वाले को बोलते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी कंपाउंड बोल देते हैं। अगर पीपीएल घूमती है तो हम बोल देते कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नोट कर लो। पॉज करो, नोट करो, फिर एक बार और समझाता हूं पूरी कहानी। पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर समझाता हूं क्या पूरी कहानी है। पॉज, नोट, डन। देखो क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट थी जिसके रोटेशन हर डायरेक्शन में थे, हर डायरेक्शन में जा रही थी वो। पीपीएल बनाई तुमने कैसे? निकोल प्रिज्म से पास किया, जो हर डायरेक्शन में फैल रही थी वो यूनिडायरेक्शनल हो गई, और जो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब तुमने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से उसको पास किया तो 3 कंडीशन बन सकती है। या तो लाइट ना घूमे, अगर बेटा लाइट नहीं घूम रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलूंगा मैं उसको। अगर लाइट घूम रही है तो उसकी 2 चॉइस, क्लॉकवाइज में घूमे या एंटी क्लॉकवाइज में घूमे। क्लॉकवाइज में घूमने वाले को हम बोलते हैं प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस में घूमने वाले को हम उस कंपाउंड को बोल देते हैं लेवो रोटेटरी या फिर माइनस लिख देते हैं ना। तो इस कंपाउंड के बारे में हमें बताना होता है कि ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो है। तो लाइट से पता चलता है क्लॉकवाइज तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज तो ये कंपाउंड लेवो, ठीक है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि प्लस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना बेटा, कैपिटल डी मत लिख देना, यहां पर कैपिटल डी अलग कहानी है, वो आगे आएगी। स्मॉल डी लिखना है, स्मॉल डी। और लेवो रोटेटरी को हम लिख देते हैं स्मॉल एल। तो डेक्स्ट्रो लिखा हो, स्मॉल डी लिखा हो, प्लस लिखा हो, या इसके लिए स्मॉल एल लिखा हो, या लेवो लिखा हो, या माइनस लिखा हो, ये बातें बराबर है ना, ध्यान रखना। क्लियर है एकदम? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना होता है वो कैसे पता चलता है? पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलता है
कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये काम हो रहा है, कौन सा, अगर पीपीएल रोटेट हो रही है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखा रहा है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर पीपीएल नहीं घूम रही है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, सारे कंपाउंड्स को बार बार पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट में करना पड़ेगा। इसको पोलरिमीटर ट्यूब बोलते हैं। पोलरिमीटर ट्यूब में बार बार कंपाउंड को डालना, चेक करना। बहुत परेशान हो गए लोग, तो उन्होंने क्या किया, फिर साइंटिस्ट लोगों ने कंडीशन बना दी गई कि एक काम करते हैं, अगर कंपाउंड में ये कंडीशन रहेगी तो ये वाला कंपाउंड एक्टिव होता है, ये रहेगी तो इनएक्टिव होता है। तो आपको फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं, आपको अगर कोई कंपाउंड बना के दे देगा ना, तो आप पता कर लोगे कि जी हां ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ी करोगे तुम, उसको तो तुम्हें डायरेक्ट ही देखना पड़ेगा ना थ्योरेटिकली कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया था, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लिखा पॉज फिर से करो, करो पॉज, नोट कर लो, चलो ठीक है। आइए जरा यहां चलते हैं, कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, क्या कंडीशन है, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम लिख देंगे कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक कायरल होगा तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एक कायरल हुआ तो, ठीक है, अगर एक कायरल तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड पॉइंट, if two or more than two, if two or more chiral carbons are present, अगर दो या उससे ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हुए तो क्या करना है, चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस चेक करना, चेक पीओएस। अगर पीओएस हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और पीओएस नहीं हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। यह कहानी है। सर हमने तो सीओएस के बारे में भी सुना था। बेटा सीओएस हम साइक्लिक कंपाउंड में चेक करते हैं, उसको हम अलग से लिख लेंगे। 99% सवाल तुम्हारे पीओएस से हो जाएंगे, ठीक है। दो चार अलग टाइप के सवाल होते हैं जिसमें साइक्लिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी होती है, उसको अलग से देख लेंगे 2 मिनट में, है ना। तो ये कंडीशन तुम ध्यान रखना, पीओएस चेक करना, पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये पीओएस क्या होती है, पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सर आप हमें निकालना सिखा देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? जी जरूर सिखाएंगे। पहले आप ये नोट करो, एक कायरल सारे एक्टिव होते हैं, 2 कायरल या उससे ज्यादा, यूजुअली 2 वाला ही आएगा आपके सिलेबस में ना, 2 या उससे ज्यादा, 3 4 में भी चलेगा ये, है ना। 2 या उससे ज्यादा होंगे तो पीओएस चेक करना, अगर पीओएस हुई तो इनएक्टिव बोल देना, नहीं हुई तो एक्टिव बोल देना। सर सीओएस कब सिखाओगे? इसके बाद सिखा देंगे, है ना। पहले आप ये नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, डन। चलें आगे, चलिए ध्यान से देखिएगा आप, गौर से देखिएगा आप। अब मैं आपको बता रहा हूं पीओएस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको अल्फाबेट से सिखाऊंगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीख लेंगे। मान लो मेरे पास ए लिखा है, ठीक है, आप खुद भी देख के बता सकते हो, ए लिखा है। अब आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन देखो, सुनना ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं मैं। इस मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन देखो जिसको डालने पर मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए।
मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। बताओ जरा, क्या तुम्हें ऐसा कहीं दिख रहा है? जी सर हमें दिख रहा है, बिल्कुल चमकता हुआ देखो ऐसा। अगर ये प्लेन में ले लूं, अगर ये प्लेन में ले लूं तो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो आधा आधा, तो पीओएस है। और अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये खत्म। अगला देखना जरा, देखना ध्यान से। क्या इसमें पीओएस है? बताएं जरा, चेक करो, कोई भी प्लेन ढूंढो, मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, देखो हो गया इक्वल पार्ट में डिवाइड, आधा आधा हो गया। यस पीओएस है, देखना ध्यान से। क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है? चेक करो। जी सर दिख गई, देखो ये देखो, मॉलिक्यूल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो ऐसे चेक करना है, समझ गए। अगला बताना, क्या इसमें पीओएस है? बताओ, मिल गई सर, समझ रहे हो ना। क्या इसमें पीओएस है? ऐसे चेक करते जाओ आप। बहुत आसान है। क्या इसमें पीओएस है? नहीं है। क्या इसमें पीओएस है? इसमें तो भयंकर नहीं है है ना। क्या इसमें पीओएस है? बताओ। इसमें तो दो दो मिल रही है। हाँ एक से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, बिल्कुल है ना। मतलब आंसर में पूछूंगा पीओएस है कि नहीं तो बोलो है ना, हाँ दो है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है इन अल्फाबेट्स के बारे में तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओ आइए लिख देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, इस तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा रहे हैं। दिखाना नहीं दिखाना मतलब पीपीएल घुमाना, पीपीएल घुमाना मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाना। ऑप्टिकल इनएक्टिव, पीपीएल नहीं घुमाना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाना, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, समझ गया। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताता हूं आपको, नोट कर लो, पॉज करो नोट करो, ठीक है, डन। अब आप चेक करके बताएंगे मुझे कैसे, ऐसे फाइंड पीओएस, होगी तो बना देना, नहीं होगी तो मत बनाना। पीओएस बताना है। एच ओ एच सी एच थ्री, सी एच थ्री एच ओ एच, करते जाओ फटाफट से। पहला, दूसरा, एच ओ एच बी आर एच सी एच थ्री, सी एच थ्री। थर्ड, एच ओ एच एच ओ एच सी एच थ्री सी टू एच फाइव। फटाफट से चेक करके बताएं पीओएस है या नहीं है ना। दूसरा, ना दूसरा नहीं, फोर्थ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कायरल कार्बन। H OH H OH H OH CH3। चेक करते जाओ। फिफ्थ, H OH Br H H OH। सिक्स्थ, H Br CH3 OH। पॉज करो और ट्राई करो और मुझे बताओ किस किस में पीओएस है और किस में नहीं है। किस किस में पीओएस है और किस में नहीं है, बताइए, सोचिए सोचिए, पॉज करो ट्राई करो। हो गए? चलो ध्यान से देखना जरा। क्या ये पीओएस है? चेक करो। मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बताओ जरा। आपने यहां पर इसको काटा तो नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट इक्वल डिवाइड हो गया ना, इसका मतलब इसमें पीओएस है। इसमें बताओ जरा, क्या मैं इसको पीओएस बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? यहां पर OH लगा है और यहां Br लगा है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, सिमेट्री कहां से आई? अगला बोलो, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? ऊपर CH3 लगा है, नीचे C2H5 लगा है, दोनों डिफरेंट है ना। यहां तो तुम्हें सेम मिल गया, अच्छी बात है। तुम्हें दोनों पार्ट पूरे चेक करने, पूरे पूरे चेक करने, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर CH3 नीचे C2H5 बराबर नहीं है, ये अलग अलग है ना। अगला, क्या इसमें पीओएस है? देखो, अगर तुमने ये प्लेन ले लिया तो प्लेन में आने वाले एटम या ग्रुप को भूल जाओ। क्यों? वो तो तुमने प्लेन में ही ले लिए, वो तो तुमने इस प्लेन में ले लिया ना ऐसे। अब इसके अलावा चेक कर लो, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा सेम है, ये तो प्लेन में ही आ गया ना, ऊपर नीचे वाला सेम है। यस सर, इसका मतलब ये पीओएस है। इसका मतलब पीओएस है, ये पीओएस हो गई। अगला बताओ, अगर तुमने ये प्लेन लिया तो प्लेन में आने वाले H और Br तो प्लेन में ही आ गए ना। अरे प्लेन में आने वाले ये तो प्लेन में ही आ गए, सॉरी, ये तो प्लेन में ही आ गए ना ये। H और Br, अब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर है, ये तो प्लेन में ले लिया ना तुमने, ठीक है, ये प्लेन में आ गए। तो प्लेन में आने वाले एटम या ग्रुप को डिस्कार्ड कर दे, वो तो प्लेन में ले लिया, उसके ऊपर और नीचे दोनों सेम है। अगला बताओ, इसमें कहीं से पीओएस आ रही है? इधर से कहीं से एक कायरल कार्बन में पीओएस नहीं आती। क्यों? चारों ग्रुप तो डिफरेंट होंगे ना। अगर एक कायरल होगा तो चारों डिफरेंट, कहां से पीओएस आ जाएगी? आएगी नहीं। तो इसमें नहीं है। कहां कहां पर पीओएस है? जहां जहां बनाई है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? चलो भाई नोट कर लो इसको, पॉज करो, नोट करो। डन, चलें आगे। हो गया? कितने सिक्स्थ हो गए थे? सेवेंथ, कुछ और कर लो। सेवेंथ, OHH HOH CH3 एट्थ, एट्थ वाला देखना, CH3 HOH नाइन्थ, करते जाओ फटाफट फटाफट। Cl HH CH3 टेंथ,
OH OH HH 11th OH OH HH 12th HH OH OH। चलिए भाई आइए जरा ट्राई करो जरा, इनमें कुछ और कर लो सवाल, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज एंड देन ट्राई। बताएं जल्दी से, पॉज करना है और बेटे ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है। क्या लग रहा है, हुआ कुछ? डन। देखो अब अगर मैं इसको सोचूं, बताओ क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? आपको पहली नजर में ऐसा लगेगा कि सर ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तो सेम है, लेकिन बेटा ध्यान से, ऊपर OH लेफ्ट साइड लगा है, नीचे OH राइट साइड लगा है, ये इक्वल पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे। अगर ये OH यहां होता तब हम इक्वल पार्ट मानते। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचने में लगती है कि सर इक्वल पार्ट हो तो गए, लेकिन यहां OH लेफ्ट साइड लगा है, यहां OH राइट साइड लगा है, अलग अलग जगह लगे हैं, ठीक है? तो ये POS नहीं है। इधर है क्या? बिल्कुल है, देखो यहां से बीच से काट दो, देखो ऊपर और नीचे सेम ग्रुप है और OH OH राइट साइड भी आ रहे हैं, देखो, और H लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक है? अगला बताओ, क्या ये POS है? नहीं है बेटा, Cl लेफ्ट साइड है, यहां Cl राइट साइड है, इक्वल पार्ट थोड़ी है ये। इक्वल पार्ट का मतलब ये है कि पोजीशन भी बराबर होनी चाहिए, कि जैसे यहां Cl राइट था तो यहां भी Cl राइट होना चाहिए था। यहां बताओ क्या इसमें POS है? यस सर, ये वाली देखो, ये POS हो गई, आधा आधा हिस्सा। OH ऊपर था, यहां भी ऊपर था, ठीक। क्या ये POS है? नहीं है। क्यों? यहां OH ऊपर और यहां OH नीचे है, यहां ऊपर और यहां नीचे है, बराबर नहीं है, ध्यान रखना। देखने में ऐसा लग रहा आधा आधा हिस्सा हो गया, लेकिन यहां OH नीचे यहां ऊपर है, ध्यान रखिएगा। इधर बताओ क्या ये POS है? क्या ये POS है? यस सर। कैसे पता? इधर और इधर बराबर हिस्सा है और OH OH नीचे लगा है, HH ऊपर लगा है। और ध्यान से सुनना, इसमें एक और POS है, ये तो है ही, मैं इस प्लेन के अलोंग भी तो काट सकता हूं। इस प्लेन का मतलब मैं ऐसे काट दूं, और ऐसे काटने का मतलब है H ऊपर होगा OH नीचे होगा, वो इसी प्लेन में आ जाएगा। मैं आपको इसे डैश वैच से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मैंने ये वाला भी एक प्लेन बोला, ऐसा क्यों बोला? अगर मैं इसका डैश वैच रिप्रेजेंटेशन बनाता, ध्यान से देखना, H अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन क्या होगा? डार्क में H, बिलो द प्लेन डैश में OH। यहां भी H ऊपर है, अबव द प्लेन डार्क में H, बिलो द प्लेन डैश में OH। तो मैं आपसे इस प्लेन की बात कर रहा हूं ये, और प्लेन में आने वाले एटम या ग्रुप डिस्कार्ड हो जाते, क्यों? वो तो प्लेन में आ गए। तो इस प्लेन में कौन कौन आ रहा है? HOH भी तो आ रहा है ना इस प्लेन में। क्यों? अबव द प्लेन H बाहर होगा, बिलो द प्लेन OH अंदर होगा, रहेगा तो इसी प्लेन में ना, इसी प्लेन में तो रहेगा, ठीक है? तो प्लेन में आने वाले एटम या ग्रुप डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर POS ये वाली तो थी, साथ में ये वाली भी है, नोट कर लो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये वाली कहां से हो गई, ऊपर H आ रहा नीचे। बेटा ये ऊपर नीचे नहीं है, हमने रिंग को प्लेन में लिया है। मान लो रिंग तुम्हारी इस प्लेन में, ठीक है, ध्यान से सुनना, रिंग इस प्लेन में, तो H यहां है ऊपर, ऊपर मतलब अबव द प्लेन, यहां पर ऐसा लगा है, ये अबव द प्लेन ये है, बिलो द प्लेन ये है, ठीक है? तो मैं ये वाली POS ले रहा हूं, ये तो H और OH से आने वाली परपेंडिकुलर, ठीक है? H और OH से आने वाली वो हम ऐसे बना रहे हैं, वो इससे ज्यादा समझ में आएगी कि अगर मैंने ये प्लेन ले लिया तो HOH तो सेम ही प्लेन में है ना। नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो। क्लियर है एकदम? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम इन सभी कंपाउंड में लिख सकते हो, जहां जहां POS थी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो, और जहां जहां नहीं थी वो ऑप्टिकली एक्टिव लिख लो, है ना? तो आप चेक कर सकते हो ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। क्लियर है एकदम? जहां जहां POS है वहां वहां ऑप्टिकली लिख लेते हैं। यहां है OIA, यहां नहीं है OA, नहीं है OA,
नहीं है OA, है OIA ऑप्टिकली इनएक्टिव, है OIA, ठीक है, समझ गए बात। यहां है OIA, यहां नहीं है OA, यहां है OIA ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसे आप लिख सकते हो ना। यहां नहीं है OA, यहां OIA, यहां पर OA। क्लियर है? इस तरीके से आप बता सकते हैं कौन सा एक्टिव और कौन सा इनएक्टिव विद द हेल्प ऑफ POS। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? चलो भाई डन, चलें आगे। अब मैं आपको कॉस के बारे में आइडिया देता हूं। कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। ये तुम्हें कहां सोचना है, ये सोचना है साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 4, 6, 8, 10, इनकी रिंग में सोचना है। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली रिंग में सोचना है। देखो जरा, अगर मैं 4 की रिंग ये लेके चलता हूं, ठीक है, और मैंने ग्रुप लगा दिए ऐसे, यहां लगा दिया मैंने OH, यहां लगा दिया OH, यहां H और यहां H, तो तुम्हें करना क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, इस इवन नंबर की रिंग में, इस इवन नंबर की रिंग में सेंटर पर खड़े हो जाओ, डायगोनली अपोजिट चलो, डायगोनली अपोजिट। जैसे अगर तुम यहां पर इस तरफ जा रहे हो तो इधर इस तरफ जाओ, अपोजिट चलो। देखो सेंटर से डायगोनली अपोजिट चलो, इधर जा रहे हो तो इधर जाओ, डायगोनली अपोजिट। क्या सेम ग्रुप मिल रहा है? क्या सेम ग्रुप मिल रहा है? डायगोनली अपोजिट, ठीक है। इधर से तुम इधर जा रहे हो तो इधर जाओ, यहां भी कार्बन कार्बन, इधर जा रहे हो तो इधर जाओ, यहां भी कार्बन कार्बन। मतलब डायगोनली चलने पर अपोजिट ग्रुप मिल रहे हैं, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। तो डायगोनली जाने पर, अपोजिट जाने पर सेम ग्रुप मिल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या? कॉस। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा मिल सकती है, POS एक से ज्यादा मिल सकती है, लेकिन कॉस हमेशा एक ही होगी, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड इवन नंबर ऑफ कार्बन 4, 6, 8, 10 की होगी। तो सर कभी हेट्रोसाइक्लिक में नहीं हो सकती? हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजुअली आपको होमोसाइक्लिक ही पूछेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में होगा, मान लो यहां NH कर दिया, यहां N कर दिया, यहां N कर दिया, तो सेम ग्रुप मिल गया ना, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। समझ गए कैसे चेक करना है? इस तरीके से एक सवाल करके बताइए आप मुझे। यहां Br लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां H लगा दिया है H। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? COS। कॉस बताओ है क्या? कॉस 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 है क्या? अगर तुम कॉस सोचने के लिए सेंटर पे खड़े हो तो तुम इधर जाओगे तो Br मिलेगा, इधर जाओगे तो H मिलेगा। सेम ग्रुप मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कॉस नहीं है, कॉस नहीं है, यहां पर कॉस थी, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए तुम्हें क्या चेक करना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म साइक्लिक में तुम्हें ध्यान रखना है, पॉस है, कॉस है, पॉस है, कॉस नहीं है, पॉस नहीं है, कॉस है, और पॉस नहीं है, कॉस नहीं है। तो इन चारों में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी आती है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी तीनों कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ गए बात को? ध्यान रखिएगा, कोई भी एक सिमेट्री आ गई तो इनएक्टिव हो जाता है, कोई भी एक आ गई तो इनएक्टिव हो जाता है, दोनों ही नहीं हुई तो एक्टिव होता है, ठीक
ठीक है, और ये साइक्लिक में देखना। ओपन चेन में कॉस देखने की जरूरत नहीं है, ओपन चेन में कॉस देखने की जरूरत नहीं है, ओपन चेन में पॉस देखना है। और ऑड नंबर की रिंग आ गई तो भी पॉस देखना है। कॉस कहां देखना है, सिर्फ एक ही जगह तो देखना है, ये इवन नंबर की रिंग हो झमाझम, बस। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके, समझे बात को? क्लियर है मामला? चलें आगे। चलिए भाई, समझ गया आप पॉज पॉज वाली बातें। आइए जरा अब हम कंपाउंड के बीच का रिलेशन पढ़ लेते हैं। अगर एक कायरल हुआ तो दो कंपाउंड में आपस में रिलेशन पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर एक ही कायरल हुआ तो मान लो मेरे पास कंपाउंड 1 लिखा है, कोई एक कंपाउंड दे रखा और कंपाउंड 2 लिखा है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? 1 and 2 आर एनेंशियोमर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एनेंशियोमर। और 1 and 2 आर आइडेंटिकल। बस ये दो। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ही कायरल कंपाउंड, एक ही कायरल कार्बन था, एक सवाल है मान लो, है ना, एक सवाल है, एक ही कायरल कार्बन है, 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, एक ही कायरल के साथ। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? या तो ये एनेंशियोमर होंगे आइडेंटिकल, बस। बाकी दोनों ऑप्शन तो फर्जी बनाए जाएंगे क्योंकि 4 ऑप्शन बनाने हैं। तो आंसर तो आपको पता है, या तो एनेंशियोमर या आइडेंटिकल। सर ये एनेंशियोमर क्या होते हैं, आइए जरा समझते हैं। एनेंशियोमर का क्या मतलब है? एनेंशियोमर का मतलब है नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होंगी, वो एनेंशियोमर होंगे। सर ये क्या होती है, आइए जरा अल्फाबेट से समझते हैं पहले। मान लो मेरे पास पी लिखा है, पी एक अल्फाबेट लिखा है, इसको तुमने मिरर में देखा। कहां देखा? मिरर में देखा। कैसा दिखेगा? ऐसा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसको उठा के इसके ऊपर, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, लॉलीपॉप जैसा। तो क्या ये सुपर इंपोज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब हम लिखेंगे P and QR, एनेंशियोमर। जैसे पेयर ऑफ एंड्स, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर, ऐसे। इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है, बीच में मिरर लगा दो ना। ठीक है, अब इसको उठा के इस पे रखो, क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं हो रहा। ये देखो, ये निकल रहा है बाहर। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर है। तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज क्या होते हैं? एनेंशियोमर होते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक और अल्फाबेट है, ए। मिरर में देखो कैसा दिखेगा, बताओ? ऐसा ही दिखेगा, और क्या? मिरर में ऐसे ही दिखेगा। इसको उठा के इस पे रखो तो क्या हो जाएगा? ये सुपर इंपोज हो जाएगा ना। देखो देखो, तो ये सुपर इंपोज हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एनेंशियोमर की बात ही नहीं आएगी। सुपर इंपोज होना मतलब इनएक्टिव होना। और सुपर इंपोज उन्हीं कंडीशन में होगा जब पीयूएस होती है। देखो इसमें पीयूएस है, इसमें नहीं है, ऐसा होता ही है, इसलिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाता है। तो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज एनेंशियोमर होता है। तो सर आइडेंटिकल कैसे पता चलेगा? सेम कंपाउंड, 2 कंपाउंड सेम बना के दे देंगे। सेम इन द सेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सर कैसे चेक करेंगे? आरएस से। सिखाया तो आरएस, इसलिए तो सिखाया है। अगर एक कायरल हुआ तो मैं चेक करना है कि आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है। अगर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 2 कंपाउंड है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो हमें मिरर इमेज लग रही है और ये सुपर इंपोज भी नहीं हो रही है, तब डायरेक्ट कर लो। और अगर तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है तो तुम्हें आरएस लगाना पड़ेगा। और एक कायरल कार्बन में कहानी यह बनेगी आपकी कि कंपाउंड 1 में तुमने चेक किया, कंपाउंड 1 में तुमने चेक किया आर आ रहा है, दूसरे वाले में भी चेक किया आर आ रहा है, तो हम बोल देंगे आइडेंटिकल।
एस एस पर बताओ सेम आइडेंटिकल। अगर कंपाउंड वन में आर आ रहा है और 2 में एस आ रहा है तो एनेंशियोमर। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए तो मिरर इमेज बनेगी ना। अगर कंपाउंड वन में एस और आर दूसरे में तो एनेंशियोमर अगेन। तो तुम्हें चेक क्या करना है, कंपाउंड वन को चेक करो, कंपाउंड टू को चेक करो, आरएस निकालो और आंसर बता दो। अगर तुम्हें आंखों से देखकर समझ में आ रहा है कि सर ये तो नॉन सुपर इंपोजिबल है, देख के समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें देख के समझ नहीं आ रहा तो आप आरएस लगाओ ना सीधे। एक कायरल कार्बन में आरएस लगाने में कितना ही टाइम लगेगा, इतने तो प्रो बन ही गए हो तुम, है ना। समझ गए बात को। तो एक कायरल कार्बन में आंसर या तो एनेंशियोमर या आइडेंटिकल आएगा, ऐसे चेक करना है। अगर तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है तो ऐसे करना है। सर कुछ सवाल हो जाते तो मजा आ जाता, करवाते ना। नोट करो इसको, पॉज करके पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो, ठीक है। चलो ध्यान से देखना आप जरा, क्वेश्चन देखो। फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स। रिलेशन बताना है तुम्हें, देखना ध्यान से। HOH CH3 C2H5 कंपाउंड नंबर 1, OH CH3 H C2H5 कंपाउंड नंबर 2। बताओ 1 and 2 आर, बताइए जरा। पहला सवाल। दूसरा, CH3 H Br OH H OH Br CH3, ये 1 और ये 2। चलिए बताइए जरा क्या रिलेशन होगा। पॉज करो और ट्राई करो, यहां भी आपको 1 and 2 बताना। चलिए पॉज करिए और ट्राई करिए, क्या लग रहा है। करो ट्राई, करो करो, पॉज करो, ट्राई करो। हुआ हुआ। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्या आपको आंखों से दिख रहा है क्या? देखो, अगर आप इसमें मिरर लगा के चेक करो, अगर आप इसको मिरर लगा के चेक करो, क्या ये मिरर इमेज है? पहली बात तो बताओ, क्या ये मिरर इमेज है? यस सर है, मिरर इमेज है। ठीक है भाई, अगर ये मिरर इमेज है तो इसको उठाकर इस पर रखो, क्या सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं होगा। क्यों? आप इसको उठाकर इस पर रखोगे, रख लें जरा, देखो जरा, अगर आप इसको उठाकर इस पर रखोगे तो क्या सुपर इंपोज हो रहा है? देखो चेक करो, मैंने इसको उठा के इस पर रख दिया, क्या सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। देखो H के ऊपर OH आ रहा है और यहां OH के ऊपर H आ रहा है, तो सुपर इंपोज नहीं हो रहा। और अगर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एनेंशियोमर है। क्या है ये? एनेंशियोमर है। चेक कर लो, देख लो, है ना। अब आप मुझे बताओ इसका मिरर इमेज ये है क्या? सर हमको तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा। देखो ना, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? मिरर सोचो, क्या ये मिरर लगाऊंगा तो ऐसा होगा क्या? नहीं लग रहा। तो आपको किसी भी एंगल से मिरर नहीं दिख रहा, और अगर मिरर नहीं दिखता है ना तो फिर आरएस लगाते हैं। आओ जरा चेक कर लेते हैं। इनमें 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा,
4 ही आएगा। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ से जाओगे, ठीक है, बना लेते हैं यहां 1 से 2, 2 से 3, क्या आएगा R, और 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे तो R ही रहेगा। इधर आ जाओ जरा, 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ से जाओगे, क्या आ रहा है ये S, लेकिन स्विच करके क्या कर देंगे R, क्यों 4 वाला कहां है, हॉरिजॉन्टल पर है, यहां 4 वाला वर्टिकल था, तो ये भी R आया, ये भी R आया, R R मतलब आइडेंटिकल, ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को, समझे ना, चलो फटाफट से पॉज करके नोट करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये कहानी थी इसकी, जो रिलेशन बताती है कंपाउंड के बीच का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आपको फिशर दे दें और एक डैश बैच, ऐसा भी कर सकते हैं ना, तो उसमें तो मिरर आपको बह से भी नहीं दिखेगा। देखो आओ एक सवाल उसका भी कर लें, मान लो एक आपको डैश बैच दे दिया, H दे दिया, OH दे दिया, BR दे दिया, I दे दिया, और एक आपको फिशर बना के दे दिया, H दे दिया, BR दे दिया, OH दे दिया, I दे दिया, ठीक है। अब इनमें बताना है ये आपस में क्या रखते हैं रिलेशन, 1 and 2, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 and 2 RS निकालना आता है, आपको सिखाया मैंने, तो 1 and 2R बताओ जरा क्या होंगे, चेक करो जरा, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, हो गया। देखो I को 1 देंगे, Br को 2 देंगे, ऑक्सीजन को 3 और हाइड्रोजन को 4, 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ये आएगा, क्या आएगा R, 4 वाला डैश पर है, स्विच नहीं करेंगे, यहां ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे। S 4 वाला कहां है, वर्टिकल पे, स्विच नहीं करेंगे, इसका R इसका S क्या आएंगे, 1 and 2R एनेंशियमर, समझ गए बात को। तो अगर आपको आंखों से दिख रहा है मिरर इमेज, आपने सवाल देखा, सवाल पढ़ा, आपको साफ साफ दिख गया कि भैया नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दिख रही है, तो एनेंशियमर बोल दो। अगर आंखों से नहीं दिख रहा तो RS निकाल लो, उससे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है एकदम, नोट कर लो पॉज करके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, 2 कायरल कार्बन अगर हुए तो क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर 2 कायरल कार्बन हुए तो क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, मैं बोलूंगा 1 and 2R, या तो ये एनेंशियमर होंगे, 1 and 2R आइडेंटिकल होंगे, 1 and 2R डायस्टीरियोमर होंगे, ठीक है। तो एनेंशियमर, आइडेंटिकल और डायस्टीरियोमर ये बताना है। एनेंशियमर तो तुम्हें पता है, आइडेंटिकल तुम्हें पता है, आइडेंटिकल मतलब सेम कंपाउंड, एनेंशियमर मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, कंपाउंड्स which are not mirror images, जो मिरर इमेज ही नहीं है। देखो एक डायस्टीरियोमर 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर और एक ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर तो आप जानती हो, सिस ट्रांस आर आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर। ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर में क्या होगा, मिरर इमेज नहीं होंगी, और ये कब जनरेट होते हैं, 2 कायरल कार्बन या उससे ज्यादा में, 2 या उससे ज्यादा में, आपके सिलेबस में 2 वाला ही है। तो 2 कायरल कार्बन में डायस्टीरियोमर बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब वो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। सर कुछ एग्जांपल बताओगे, बिल्कुल बताएंगे। तो पहले आप ये नोट करो, आंसर बता रहा हूं मैं। अगर कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 2 कायरल कार्बन है तो एनेंशियमर, आइडेंटिकल, डायस्टीरियोमर, इन 3 में से आंसर है। एक कायरल कार्बन में तो इन दोनों में से ही होता था, 2 कायरल कार्बन तो इन तीनों में से आंसर है। ये दोनों हम जानते हैं, डायस्टीरियोमर लिखा हुआ है, जो मिरर इमेज नहीं होते, 2 कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। नोट करो इसको पॉज करके, ठीक है। चलें आगे, देखिएगा ध्यान से।
समझिएगा जरा, है ना। मेरे पास 1 2 3 4 कंपाउंड है, CH3 C2H5 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 CH3 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 HOH HOH OHH OHH HOH OHH और यहां OHH और HOH। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहली बात तो ये देख लो कहीं पीओएस तो नहीं दिख रही। कहीं पीओएस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, कहीं पीओएस नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे इनमें रिलेशन बताना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 1 and 2 आर, बताओ जरा 1 and 2 क्या होंगे? क्या ये मिरर इमेज है? पहले ये चेक कर लो, क्या ये मिरर इमेज है? जी सर। नॉन सुपर इंपोजिबल है? जी सर। तो 1 and 2 आर एनेंशियोमर्स, 1 and 2 आर एनेंशियोमर्स। ई लिख देता हूं। अगला बताओ, 1 2 हो गया, 1 3 बताओ। 1 2 1 and 3 1 and 4 ये सब बताना है। ठीक है, 2 and 3 2 and 4, ठीक है, और 3 and 4। चलो इतने बता दो फटाफट से। 1 2 हो गया, 1 3 बताओ। 1 को देखो, 3 को देखो, 1 को देखो, 3 को देखो। क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। क्यों? यहां दोनों OH राइट साइड थे, यहां एक राइट एक लेफ्ट है। ठीक है, 1 देखो, 3 देखो, क्या है ये? डाइस्टेरियोमर्स। क्यों? मिरर इमेज ही नहीं है। देखो 1 का मिरर इमेज थोड़ी है 3। अगला बताओ, 1 and 4 बताओ। 1 को देखो, 4 को देखो, मिरर इमेज नहीं है, डाइस्टेरियोमर्स। अरे मिरर इमेज ही नहीं है। अरे भैया मिरर इमेज कहां है? नहीं है ना। अगला बताओ, 2 and 3 2 and 3 क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। देखो दोनों OH लेफ्ट है, या एक राइट एक लेफ्ट है। 2 and 3 आर डाइस्टेरियोमर्स। 2 and 4 बताओ जरा। 2 and 4 मिरर इमेज नहीं है, डाइस्टेरियोमर्स। 3 and 4 एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजिबल। उठा के रखो, इस पे नहीं होगा सुपर इंपोज, एनेंशियोमर्स। इस तरीके से तुम्हें चेक करना है। तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस एनेंशियोमर होती हैं, जो मिरर इमेज ही नहीं है वो डाइस्टेरियोमर है, और सेम कंपाउंड होते तो आइडेंटिकल हो जाता। ठीक है, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। पॉज करिए, करिए करिए, नोट करिए, करिए करिए। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब सर मान लो कभी हमें अगर मिरर इमेज ना दिख रहा हो, RS से करना हो तो कैसे करोगे? अगर तुम्हें RS से करना है तो उसका तरीका बता रहा हूं। RS से जब करोगे तो दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो एनेंशियोमर दोनों का। मान लो सपोज इसका R आया, इसका R आया, इसका S और इसका S, तो ये एनेंशियोमर है आपस में। दोनों का पलट जाए तो एनेंशियोमर। ठीक है, अगर दोनों का सेम आ जाए, RR का RR आ जाए तो आइडेंटिकल। एक का पलटे और एक का ना पलटे, एक का पलटे और एक का ना पलटे तो डाइस्टेरियोमर। ठीक है, इस तरीके से होता है RS से। लेकिन 2 कायरल कार्बन में RS इतना ज्यादा नहीं पूछते नीट में। 2 कायरल कार्बन में सिंपल दिख जाएगा तुम्हें कि हाँ मिरर इमेज है या नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मान लो पूछ लिया, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आते हैं तो आइडेंटिकल, दोनों के पलट जाते हैं तो एनेंशियोमर, एक का पलटे एक का ना पलटे तो डाइस्टेरियोमर। ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे चलूं? डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, रेसमिक मिक्सचर पर चलते हैं। सर ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है समझाइए जरा, आइए समझते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म। क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है, समझना जरा। मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो ये CH3 CHOH और C2H5। तुम्हें पता है ये कार्बन कायरल है। अगर ये कार्बन कायरल है तो इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, एक R और एक S, जानते हैं हम। तो मान लो मैंने ऐसा बनाया एक,
HOH CH3 और C2H5। एक फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनाया और एक ऐसा बनेगा। तो इस कंपाउंड के अगर मैं ड्रॉ करूं, क्या करूं मैं, ड्रॉ करूं, तो कैसा दिखेगा मुझे, ऐसा। तो इस कायरल कार्बन के अराउंड दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। अगर दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं तो एक ऐसा और एक ऐसा दिखेगा। और ये वन वाला, ध्यान से सुनना, वन वाला टू का हमेशा नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रहेगा। देखो आप उठा के देख लो, अगर मैं इसको देखूं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है ये, तो मैं बोलूंगा 1 and 2 आर एनेंशियोमर्स। 1 and 2 आर एनेंशियोमर, ध्यान सुनना, 1 and 2 आर एनेंशियोमर्स। अगर ये वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज यानी कि डी में घुमाता है, ये मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि अगर ये डी में घुमाता है तो ये 100% श्योर है कि एल में घुमाएगा, अपोजिट है। तो अगर ये डी घुमाता है तो ये एल घुमाएगा। मान लो ये +30 घुमाता है पीपीएल को, तो ये -30 घुमाएगा, बराबरी से घुमाएगा। मतलब मिक्सचर में 50% ये रहेगा और 50% ये रहेगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो 1 and 2 एनेंशियोमर तुमने बोले हैं ना, तो 1 + 2 जो होगा इसका मिक्सचर, उसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। 1 and 2 की अगर मैं बात करूं, 1 ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन 1 + 2 का मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा क्यों? अगर 1 वाला +30 डिग्री घुमाता है तो ये वाला -30 डिग्री घुमाएगा, मिक्स करोगे, ऐड करोगे, ओवरऑल 0 आ जाएगा। इसका और इसका रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, तो रेसमिक मिक्सचर 0 डिग्री घुमाएगा ओवरऑल अगर देखें तो एनेंशियोमर पेयर में जो इंडिविजुअल एनेंशियोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा परसेंट 100% ऐसा श्योर है कि भैया एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा दूसरा वाला। अगर पहला मैंने डी माना तो दूसरा एल, ये तुम्हें नहीं पता, ये तो तुम एक्सपेरिमेंट में डाल के चेक करोगे ना कौन सा वाला क्या घुमा रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से मान लिया कि चलो ये डी घुमा रहा है, तो ये एल घुमाएगा ना, फिर मतलब एल होगा ना, ये अगर डी है तो ये एल है। समझ गए बात को? तो 1 and 2 का मिक्सचर जो है वो रेसमिक है, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और 1 इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव, 2 वाला इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव, बराबरी से घुमाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, 50% मिक्सचर या इक्विमोलर मिक्सचर, है ना। 50% बोलो या इक्विमोलर मिक्सचर बोलो भाई, 100% अगर मान के चलें तो 50% डी 50% एल, है ना। और रेसमिक मिक्सचर ओवरऑल इनएक्टिव होता है, इंडिविजुअल कंपाउंड एक्टिव है। देखो इंडिविजुअल एक्टिव है, अगर 1 वाला प्लस घुमा रहा है तो ये माइनस घुमाएगा, और नेट ये तो इनएक्टिव है तो 0 डिग्री अगर मिक्स कर दें तो। और ऐसी एक लाइन लिखी होती है बुक्स में, वो भी लिख देता हूं, रेसमिक मिक्सचर यानी कि आरएम इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। सर ये एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब है? एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। देखो ये एक अलग है, ये अलग है, मौलिक फॉर्मूला सही में अच्छी बात है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, तो दोनों कंपाउंड के रोटेशन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो एक्सटर्नल कंपनसेशन बोल रहे हैं इसको, दोनों कंपाउंड के रोटेशन। इसका अगर +30 है तो ये -30 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि +30 है, आप +50 -50 +35.5 लिख सकते हो। मैंने मान लिया कि 30 ले लो, +20 -20 भी ले सकते हो, मुझे नहीं पता, वो तो चेक करना पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? तो दोनों कंपाउंड अलग इंडिविजुअली कंपाउंड को ट्रीट करते हो, दोनों एनेंशियोमर है आपस में, और दोनों का रोटेशन कैंसिल, इसलिए एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। नोट कर लो पॉज करके रेसमिक मिक्सचर के बारे में। डन, चलें आगे, ठीक है। अगला टॉपिक रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन, उल्टा है ये तो, अपोजिट ऑफ आरएम, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स फ्रॉम आरएम। रेसमिक मिक्सचर से तुम्हें सेपरेट करना है। जैसे मान लो एक 1 है एक 2 है और ये आरएम है, तो आरएम से तुम्हें क्या सेपरेट करना है? इंडिविजुअल आइसोमर सेपरेट करने हैं।
तो 1 को 2 से सेपरेट कर दो, 1 और 2 को अलग अलग कर दो। अब अलग कैसे करते हैं सर, इसके अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम नहीं सीख रहे। सॉरी, सेपरेशन के मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना डेफिनेशन ध्यान रखना कि एनेंटियोमर को सेपरेट करना है। 1+2 जो आरएम था उसमें से 1 को अलग और 2 को अलग कर दो, इंडिविजुअल सेपरेट कर दो दोनों को, तो हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये कहानी थी रिजोल्यूशन की, नोट कर लो इसको, पॉज करो, नोट करो, डन। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं बेटा, ठीक है, काफी सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया है, आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आप लोग यहां पर आए, एक बात जो मुझे कहनी थी, थैंक यू सो मच, आप लोग यहां आते हो, मन लगा रहता है, पढ़ाई करते रहें, और जो भी पढ़ाया गया बेटा उसको रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार करें, मतलब शॉर्ट नोट्स की तैयारी एकदम जमा के रखें कि हाँ भैया आज हमने ये पढ़ा। जैसे मान लो आज हमने इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक सीखी, आरएस नोमेनक्लेचर निकाला, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, तो मुझे नहीं लगता कि 2 पेज से ज्यादा में आपके शॉर्ट नोट्स लगेंगे, 2 पेज में आज के लेक्चर के सारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें, हमने लगभग 24 स्लाइड कवर करी है, 24 पेजेस को आप 2 पेज में समराइज कर सकते हो आराम से। तो आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वही आपके काम आएंगे। टेस्ट होता है आपका, उसके पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, ठीक है, और हफ्ते में एक बार तो आपको रिवाइज करना ही है, क्योंकि आप देखो इतनी सारी आपके पास पीडीएफ हो जाएंगी, या इतना आप नोट्स भी बना रहे होगे, ठीक है, तो नोट्स बनाए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके भी शॉर्ट नोट्स तुम्हें निकाल लें। ठीक है, मैं तो शॉर्ट नोट्स पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं उस दिन के बारे में सोचूंगा कि जब तुम्हारा एग्जाम है, उससे तुम 1 दिन 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले क्या करोगे, इतनी सारी कॉपियां होंगी तुम्हारे हाथ में, पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। तो शॉर्ट नोट्स धीमे 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 तैयार करते रहें, लिखना तो है ही सारा, क्योंकि लिखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा, और जब हम एक बार पूरा लिखेंगे उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जल्दी बन जाएंगे, है ना। या कई लोग ऐसे भी करते हैं, क्लास के साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जैसा आपको करना हो, बस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, सवाल बनने चाहिए आपसे, बस मेन इन सारी चीजों का मेन आउटकम क्या है, सवाल बनना। क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो काम हो गया, क्वेश्चन बन रहे हैं काम हो गया। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कवर करेंगे, है ना, मेसो कंपाउंड पढ़ेंगे और स्पेशल केसेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन अच्छा है, मजा आता है इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।